मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी योर नेम। कहानी की शुरुआत में एक लड़की सो के उठती है जिसका नाम था मित्सुआ। उसे ऐसा लगता है कि उसने एक सपना देखा हो, लेकिन वो सपना उसे याद नहीं था और अब वो ब्रेकफास्ट करने जाती है जहाँ पर उसकी छोटी बहन और नानी थी। और हमें इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर मित्सुआ की मॉम इस दुनिया में नहीं रही और उसके जो पिता है वो उन्हें छोड़ के जा चुके हैं, जो कि पहले एक मंदिर के पुजारी थे, लेकिन अब वो शहर के मेयर बनना चाहते हैं। और जो मित्सुआ की नानी है वो मंदिर की हेड है और वहीं टीवी पर न्यूज आ रही थी। बहुत जल्द ही इनके शहर के ऊपर से एक धूमकेतु गुजरेगा और ये धूमकेतु पूरे के पूरे 1200 सालों में एक बार ही दिखाई देता है। और अब मित्सुआ स्कूल आ जाती है और जब वो अपनी नोटबुक को ओपन करती है वहाँ पर लिखा था हु आर यू, आखिर तुम कौन हो। वहाँ पर उसकी टीचर उससे बोलती है। तभी वहाँ मित्सुआ खड़ी हो जाती है तो उसकी टीचर बोलती है कम से कम तुम्हें आज अपना नाम तो याद है। और वहाँ पर सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं, कल तो तुम अपना नाम भी भूल गई थी। और वहाँ पर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि कल तुम अपना नाम, अपना डेस्क, तुम सब कुछ भूल गई थी और तुम कल अपने बाल भी खोल के स्कूल आई थी। वहाँ पर मित्सुआ बोल रही थी मुझे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई एक सपना देख रही हूँ। और अब रात में मित्सुआ और उसकी बहन अपनी नानी के सामने एक डांस परफॉर्म कर रहे थे और उसके बाद वो अपने मुंह से चावल चबा के और फिर उस चावल को एक जगह पे स्टोर करते हैं ताकि ये एक शराब बन जाए। ये सब एक रिचुअल है उनका। तभी वहाँ मित्सुआ के दोस्त आ जाते हैं, वो उसके ऊपर हंस रहे थे और मित्सुआ को भी ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी दिन प्रतिदिन की लाइफ से बिल्कुल बोर हो चुकी थी, इसी वजह से वो चिल्लाते हुए बोल रही थी मुझे अपनी लाइफ से नफरत है, अगले जन्म में मुझे टोक्यो का कोई स्मार्ट लड़का बनाना। और जब वो अगली सुबह उठती है तब वो एक लड़के के रूप में थी। इसका नाम ताकी है, ये टोक्यो शहर में रहता है। मित्सुआ वो देख के काफी हैरान थी और वो सोच रही थी कि वो एक लड़का बन गई, लेकिन उसे विश्वास है कि ये सब एक सपना है। और अब वो स्कूल जाती है, वहाँ पर वो किसी को भी नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन उसका दोस्त उसे वहाँ पहचान लेता है। अब वो सब एक कैफे में जाते हैं जहाँ मित्सुआ को काफी अच्छा लगता है क्योंकि गाँव की लाइफ में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती। तभी वहाँ मित्सुआ के फोन पे एक मैसेज आता है कि तुम्हें आज काम पे आने में देर हो गई है। मित्सुआ वहाँ अपने दोस्तों से बोलती है आज मुझे काम पे जाना है। वहाँ उसके दोस्त बोलते हैं हाँ तुम जा सकते हो। तभी वहाँ मित्सुआ बोलती है आखिर मैं काम कहाँ करती हूँ। उसके वो दोस्त वहाँ ये बात सुन के काफी हैरान होते हैं। और अब हम देखते हैं मित्सुआ एक रेस्टोरेंट में जॉब करती है। वहाँ पर वो अपने सारे काम खराब करती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे यहाँ करना क्या है, लेकिन वो वहाँ की लाइफ को काफी एंजॉय कर रही थी। और अब रात में सोने से पहले अपना नाम वो अपने हाथ में लिखती है मित्सुआ, सेम उसी प्रकार जिस तरीके से उसकी नोटबुक पे किसी ने लिखा था कि तुम कौन हो। और अब अगली सुबह जब वो उठती है तब वो एक अपने ही शरीर में थी, लेकिन उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और जब उधर ही ताकी उठता है तब वो भी देखता है कि उसके हाथ में मित्सुआ लिखा हुआ है। उसे भी अपनी कल की लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और जब रात में ये दोनों सो जाते हैं तब वो अपना शरीर एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों को अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से दिन बीतते जाते हैं इनके आसपास के लोग इन्हें एहसास दिलाते हैं कि एक दिन पहले जो तुम करते हो वो बिल्कुल भी अजीब होता है। उसे देख के ऐसा लगता था कि तुम वो नहीं हो। अब इन्हें यकीन हो जाता है कि सोने के बाद इन दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो जाती है। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के लिए मैसेजेस छोड़ते हैं। इसमें ये दोनों बताते हैं कि इन दोनों ने पूरे दिन क्या किया है, लेकिन उठने के बाद अब इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। और इनके पास एक और रूल था कि ये नहा नहीं सकते और अपने एक दूसरे की बॉडी को छेड़ भी नहीं सकते हैं और ना ही मित्सुआ ताकी के पैसों को ज्यादा वेस्ट कर सकती हैं। और अब वो दिन आ रहा होता है कि जब मित्सुआ के गांव में वो कॉमेट गिरने वाला था और अब वो दोनों ही अपनी ही बॉडी में थे। मित्सुआ ने ताकी के लिए एक मैसेज छोड़ा था, उसमें लिखा था उसके साथ काम करने वाली मिस ओकुतेरा, जिसे सबके सब काफी पसंद करते हैं, जो कि दिखने में भी काफी अच्छी थी। उसके साथ मित्सुआ ने उसकी डेट फिक्स कर दी है ताकि इससे काफी खुश था। अब वो ओकुतेरा से मिलने जाता है और वहीं दूसरी तरफ जो मित्सुआ थी वो इन दोनों की डेट फिक्स करने के बाद काफी दुखी दिख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भी थे क्योंकि वो मन ही मन अब ताकी को पसंद करने लगी है। और वहीं दूसरी तरफ ताकी और ओकुतेरा साथ में डेट एंजॉय कर रहे थे और वो उस दिन पूरा साथ रहते हैं। लेकिन ओकुतेरा जाते हुए उससे बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज तुम्हारे साथ ही नहीं थी, तुम काफी बदले हुए लग रहे थे। और अब ओकुतेरा के जाने के बाद ताकी एक और बार मित्सुआ के नोट्स पढ़ने लगता है। मित्सुआ ने लिखा था कि जब तुम्हारी डेट खत्म होगी तब आसमान में धूमकेतु दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ताकि उधर ही आसमान की तरफ देख रहा था, लेकिन
लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो वहाँ मिसुआ को कॉल भी कर रहा था लेकिन उसका फोन लग भी नहीं रहा था। और वहीं दूसरी तरफ मिसुआ आसमान में खूबसूरत धूमकेतु देख रही थी जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ था। और अब काफी दिन धीरे धीरे बीत जाते हैं। अब मिसुआ और ताकी का शरीर एक्सचेंज भी नहीं हो रहा था। इस बात से ताकी काफी परेशान हो रहा था। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मिसुआ का गांव कहाँ पर है। इस वजह से वो अपनी यादों से मिसुआ के गांव का स्केच ड्रॉ कर रहा था ताकि वो मिसुआ से दोबारा मुलाकात कर सके। और अब वो अपने 2 दोस्तों के साथ उस गांव को ढूंढने भी निकल जाता है। काफी ढूंढने के बाद उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और जब वो सब हार मान जाते हैं और अब वापस आने की तैयारी कर रहे थे तब एक रेस्टोरेंट में खाना खाते समय वहाँ का शेफ उस स्केच को देख लेता जो कि ताकी ने बनाया था। वो बता रहा था ये तो इतोमोरी है, मेरा जन्म यहीं पर हुआ था। ताकी को नाम याद आया था, हाँ इतोमोरी, मुझे वही जाना है। ये सुन के वो शेफ और उसका दोस्त काफी हैरान होते हैं क्योंकि अभी से 3 साल पहले इतोमोरी गाँव में एक धूमकेतु का टुकड़ा आके गिरा था जिससे वो पूरा गाँव खत्म हो गया था और वहाँ पर जितने भी लोग रहते थे वो सबके सब मारे गए। अब ताकि उस गाँव जाता है और वहाँ पर वो पाता है कि वो धूमकेतु गिरने की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था जो कि एक झील जैसा दिखाई दे रहा था। ताकि को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। वो अब वापस आ जाता है और वापस आके वो देखता है कि इतामोरी में जो भी लोग रहते थे वो सब में से कौन कौन मारे गए थे उनके नाम वहाँ लिखे हुए थे। वहाँ पर मिसुआ का नाम भी लिखा हुआ था और इसके अलावा मिसुआ ने जो भी नोट्स उसके फोन में लिखे थे वो सब भी उसके फोन से गायब हो गए थे जैसे कि वो कभी हुआ ही ना हो। और अब ताकि धीरे धीरे विश्वास करने लगता है जो भी उसने देखा था वो महज एक सपना था, उसका हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं था। और अब उसके कमरे में मिस ओकुतेरा आती है, वो भी उसका साथ देने के लिए ही यहाँ आई थी। और अब वो देखती है कि उसके हाथ में एक धागों से बंधा हुआ रिबन है। वो ताकी से पूछती है आखिर ये कहाँ से आया है। तो ताकी बताता है आज से 3 साल पहले मैं एक लड़की से मिला था जिसे मैं जानता नहीं था, उसने ही मुझे ये रिबन दिया था। मैं इसे अपना लकी चार्म समझता हूँ, इसी वजह से मैं इसे हमेशा अपने हाथों में पहनता हूँ। और अब अगली सुबह जब उसके दोस्त उठते हैं तब वो पाते हैं कि ताकी ने उनके लिए एक नोट रखा है जिसमें लिखा था तुम लोग टोक्यो वापस चले जाओ, मैं कुछ समय बाद आऊंगा। और वहीं हम ताकी को देखते हैं जो कि मिसुआ और उसकी नानी के मंदिर जाता है, लेकिन उसे ये सब एक सपना लग रहा था। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तब वो देखता है कि वहाँ पर श्राइन का मंदिर सच में है। और अब उसे भरोसा होता है कि जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है वो सब एक सच था। बस फर्क इतना सा था कि ताकी सन 2016 में था और जो मिसुआ थी वो 2013 में थी। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि दोनों ही एक अलग टाइमलाइन थी। इस वजह से जब ताकी ने मिसुआ को कॉल किया था वो कॉल लगा भी नहीं था। ताकि वहाँ ये भी देखता है कि वहाँ वो बोतल रखी हुई थी जिसमें मिसुआ राइस से शराब बना के रखती थी। ताकि अब उस बोतल को ओपन करता है और उसमें से एक ढक्कन वो पी जाता है। और अब जैसे ही वो पीता है वैसे ही उसके मन में मिसुआ की सारी पुरानी यादें आने लग जाती हैं और उसे याद आता है कि मिसुआ ने किस प्रकार अपना पूरा का पूरा जीवन इतामोरी में बिताया था। और उसे ये भी याद आता है जिस दिन मिस ओकुतेरा के साथ उसकी डेट मिसुआ ने फिक्स करी थी और उस दिन धूमकेतु गिरने वाला था। तब मिसुआ काफी दुखी थी और वो उससे मिलने के लिए टोक्यो भी आई थी। वो उससे ट्रेन में मिली भी थी, लेकिन ताकी ने मिसुआ को पहचाना नहीं था क्योंकि उन दोनों के बीच में टाइम का काफी बड़ा डिफरेंस था। तो ताकी उस समय मिसुआ को जानता ही नहीं था, उनकी बॉडी उस समय एक्सचेंज ही नहीं हुई थी। लेकिन मिसुआ ने जाने से पहले अपने बालों में बंधा हुआ रिबन ताकी को दे दिया था जो कि ताकी आज भी उसे संभाल के रखता है। मिसुआ उस चीज से काफी दुखी थी, इस वजह से वो इतामोरी आ जाती है। और जब वो धूमकेतु देख रही थी तभी वो धूमकेतु 2 टुकड़ों में बट जाता है और एक टुकड़ा उसके गांव इतामोरी में गिर जाता है। इससे मिसुआ के साथ उसके गांव के सभी लोग मर जाते हैं। और अब अगले पल ताकी जागता है। अब वो पाता है कि वो अब दोबारा से मिसुआ की बॉडी में ही है। असल में ऐसा हुआ था जब ताकी ने वो शराब पिया था तब उसने बोला था कि मुझे एक मौका और चाहिए ताकि मैं सारे गांव वालों को बचा सकूं। अब मिसुआ अपनी नानी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि आज कॉमेट हमारे गांव पे गिरने वाला है। उसकी नानी वहाँ समझ जाती है कि मिसुआ की बॉडी में कोई और है। अब वो बोल रही थी कि ऐसे सपने मुझे भी आया करते थे और ऐसा तुम्हारी मॉम के साथ भी होता था। ये तुम्हारे पूर्वजों से मिला है, लेकिन उन सपनों की कोई याद मेरे पास बची नहीं है, सारे धुंधले एहसास हैं। अब वहाँ पर मिसुआ जो कि ताकी है वो समझ जाता है अगर मैं इस समय मिसुआ के शरीर में हूँ तो मेरे शरीर में जरूर मिसुआ होगी जो कि श्राइन के मंदिर में है, तो मतलब इसका वो मेरे आसपास ही है। तो अब वो भागते हुए उससे मिलने जाता है और वहीं हम ताकी को देखते हैं जिसके शरीर में इस समय मिसुआ है। और अब वो ऊपर से अपने गाँव को देख रही थी तो वो पाती है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ एक झील है। अब वो समझ जाती है कि वो धूमकेतु यहाँ पर आके गिरा था, जिससे पूरा गांव नष्ट हो गया। और तभी वो ताकि की आवाज सुनती है। अब दोनों ही एक जगह पे पहुंच चुके थे, लेकिन दोनों के बीच में टाइम का बहुत बड़ा डिफरेंस था। दोनों वहाँ एक दूसरे को सुन तो पा रहे थे, लेकिन सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और अब वहाँ सूरज ढल जाता है और जापानीज कल्चर में शाम का समय ऐसा समय होता है जब इंसान ऐसी चीजें देख सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं देख सकता। और अब वहाँ शाम होते ही वो दोनों अलग अलग समय में होने के बावजूद भी एक दूसरे को अपने सामने देख पा रहे थे। और ताकि के हाथ में जो रिबन था वो उसे खोल के उसे वापस कर रहा था। वो बोल रहा था, जिस समय तुमने ये मुझे दिया था उस वक्त मैं तुम्हें जानता नहीं था, मैंने इसे 3 सालों से संभाल कर रखा है। और तभी वो दोनों एक साथ देखते हैं, वहाँ आसमान में धूमकेतु गुजर रहा होता है। ताकि वहाँ मिसवा से बोलता है, हम दोनों एक दूसरे को भूल न जाए। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे का नाम एक दूसरे के हाथ में लिख देते हैं। ताकि अपना नाम मिसवा के हाथ में लिखता है, लेकिन मिसवा जैसे ही अपना नाम उसके हाथ पे लिखने वाली थी, वो लम्हा वहाँ से खत्म हो जाता है और मिसवा वहाँ से गायब हो जाती है। ताकि वहाँ बोल रहा था, इससे पहले कि मैं उसका नाम भूल जाऊं, मैं उसे अपने हाथ पे लिख लेता हूँ। लेकिन वो जैसे ही लिखने जाता है वो उस नाम को ही भूल जाता है। लेकिन बस उसे सिर्फ इतना याद था कि वो यहाँ पर किसी को बचाने आया है, लेकिन उसका नाम क्या था वो भूल चुका है। और वहीं दूसरी तरफ हम मिसवा को देखते हैं, जो कि अपने पूरे गांव को बचाना चाहती है, क्योंकि वो धूमकेतु 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी खत्म हो रही थी। लेकिन वो जब अपने हाथों में देखती है, वहाँ ताकि का नाम नहीं लिखा था, वहाँ पर उसने आई लव यू लिखा था। अब मिसवा अपने फादर के पास जाती है और उनसे बोलती है, हमें गांव को खाली कराना होगा, धूमकेतु का टुकड़ा कभी भी हमारे गांव में गिर के उसे नष्ट कर सकता है। उसके डैड भी देखते हैं कि वो जो धूमकेतु है वो 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था। और अब उन्हें मिसवा की बातों पे विश्वास भी हो जाता है। और अब वो गांव के सभी लोगों को लेके जो गांव से दूर स्कूल था वहाँ पर चले जाते हैं। और जब इनके गाँव में वो धूमकेतु गिरता है तब वो गाँव पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। लेकिन जो भी लोग थे वो सारे के सारे बच जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ताकि, जो कि अब सब कुछ भूल चुका है, अब वो दोबारा वापस टोक्यो आता है। समय बीतता है और 4 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। ताकि को अब कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसके मन ही मन एक फीलिंग है जो कि उसकी लाइफ में अधूरी है। इस वजह से वो अपनी लाइफ में हमेशा खोया रहता है। और वहीं मिसवा, जो कि अब टोक्यो शहर में आ चुकी है, उसके मन में भी सेम ऐसे ही एहसास चल रहे थे। उसे भी ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रही है, लेकिन किसे ये उसे पता नहीं। और जब एक दिन वो दोनों एक अलग अलग ट्रेन में थे, तब उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और उन दोनों को एहसास होता है कि जिसकी उन्हें तलाश थी वो उनके सामने ही है। और अब वो दोनों अपने अपने स्टेशन उतरते हैं और दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। और अब थोड़े समय बाद दोनों ही जीने पे एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन ताकि से रहा नहीं जाता। वो पीछे मुड़ता है और वो मिसवा से बोल देता है, हम दोनों पहले भी कभी मिल चुके हैं। मिसवा के भी आंखों में आंसू थे। वो भी बोलती है, हाँ शायद। ये सुन के ताकि भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और अब ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? और यहीं पर ये पूरी की पूरी कहानी अंत हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनिमे मूवी पसंद आई होगी, क्योंकि मेरी तो ये फेवरेट है। और मैं कहूँगा कि आप इसको पूरा का पूरा एनिमेशन में ही देखना। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है ताकि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आ जाए। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। ऐसी वीडियो मैं डेली डालता रहता हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।